हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धनंजय गौतम। तो आज इस सेशन में हम जानेंगे कि क्यों कोई एक स्टूडेंट जो तीसरा चौथा मेंस लिख रहा है वो फेल हो जाता है, लेकिन जो पहला मेंस लिख रहा है वो पास हो जाता है। अब आप ये जानो कि जो तीसरा चौथा मेंस लिख रहा है, क्या उसको नॉलेज की कमी है, क्या कंटेंट की कमी है उसके पास? नहीं, कंटेंट तो पूरा, नॉलेज पूरी है। उसके बाद पूरी फैक्ट शीट है, डेटा शीट है उसके पास हर चीज़ के नोट्स बने हुए हैं, लेकिन फिर भी जो फर्स्ट अटेम्प्ट मेंस लिख रहा है वो क्लियर हो जाता है, और तीसरा चौथा मेंस वाला भी मतलब मेंस क्लियर नहीं कर पाता है। उसका एक सिंपल रीजन है कि गुड आंसर क्या होता है ना, वो उस बंदे को अभी चौथे पांचवें मेंस तक भी समझ नहीं आया है। एक अच्छा आंसर क्या होता है, और अगर समझ में आ भी गया है क्या होता है, तो उसको लिखना नहीं आता है। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा कि व्हाट इज ए गुड आंसर एंड हाउ टू राइट इट। ठीक है, देखो, आंसर राइट करने से पहले मैं आपको चीज बताता हूँ कि एक हैबिट नाम की चीज होती है। हैबिट मतलब कि अगर आप गलत तरीके से आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रहे हो, कि आप गलत आंसर शुरू से लिख रहे हो, तो आपको ना हैबिट पड़ रही है गलत आंसर लिखने की। फिर वो पुरानी हैबिट को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो इससे अच्छा यह ये है कि आप जो ना हैबिट ही अच्छे आंसर लिखने की डालो। चाहे आप आधा घंटा लो, चाहे आप पौना घंटा लो एक आंसर लिखने में, लेकिन आप अच्छा आंसर लिखो। फिर धीरे धीरे वो अच्छे आंसर लिख लिख के धीरे धीरे अपना टाइम रिड्यूस करो आंसर लिखने का। इससे आपका ये श्योरिटी हो जाएगी कि जो भी आप लिख रहे हो, चाहे आप 10 क्वेश्चन लिख रहे हो, चाहे आप 12 क्वेश्चन लिख रहे हो, वो एक अच्छी क्वालिटी के लिख रहे हो, जिन पे 10 में से अगर 10 नंबर का है तो 5 नंबर आ सकते हैं, और अगर 15 नंबर का है तो उसमें 8-9 नंबर आ सकते हैं इजीली। आप ऐसा इंश्योर करो। आप जल्दीबाजी में मत भागो कि 7 मिनट में लिखना, 8 मिनट में आंसर लिखना, नहीं लिखना है। आप क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से आंसर राइटिंग करोगे तो आप जो है फेल होने के उसमें चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि वो आंसर गड़बड़ा जाएगा। अब देखो, व्हाट इज द गुड आंसर। बहुत लोग बोलते हैं कि एक आंसर में जो जो कंपोनेंट्स है वो तो होते ही हैं, कि कंटेक्स्ट होता है। उस कंटेक्स्ट, जो क्वेश्चन पूछा है उसके कंटेक्स्ट पे हमें आंसर लिखना चाहिए। एग्जाम्पल हम लेंगे बाद में, क्वेश्चंस के एग्जाम्पल भी हैं जिसको मैं पूरा बताऊंगा। फिर दूसरा होता है कंटेंट। आपके पास पता होना चाहिए लिखना क्या है कंटेक्स्ट के साथ। ठीक है, इसमें आपके एग्जाम्पल, फ्लो चार्ट, ठीक है, ये डायग्राम्स भी आ सकते हैं। फिर इस तीसरा आता है इसमें स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में ये इंश्योर करते हैं हम कि ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन इज वेदर एड्रेस्ड और नॉट, प्रॉपरली एड्रेस्ड और नॉट। ठीक है, और एक जो हमने स्पेस मैनेजमेंट एक पार्ट आता है जो जिसकी बहुत लोग बात नहीं करते हैं, लोग स्ट्रक्चर पे ही रह जाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ठीक है, आपका बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर आपने शीट में स्पेस मैनेज नहीं किया प्रॉपरली, जैसे 10 क्वेश्चन के मार्क्स में 2 पेज मिलते हैं, 15 क्वेश्चन के मार्क्स में 3 पेज मिलते हैं, इन 3 पेजों को कैसे मैनेज करना है, 2 पेज को कैसे मैनेज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर लैंग्वेज आपकी आ जाती है। कई लोग जो है बहुत ही पुअर इंग्लिश लिखते हैं, अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो हिंदी में लिख रहे हैं तो मतलब उतनी अच्छी हिंदी नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, या फिर जो है उनको मतलब प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मुलेशन नहीं आता, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स काफी कर रहे हैं, तो वो भी एक मेजर इशू हो जाता है। उससे क्या है कि बहुत, अगर आपके पास नॉलेज भी है, कंटेंट भी है, तो बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे। ठीक है, तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, फिर आता है एक टाइम। ये सबसे लीस्ट प्रायोरिटी है टाइम अभी के लिए। ठीक है, लास्ट के 15-20 दिन में ये टाइम बहुत अच्छी, मतलब बहुत ज्यादा प्रायोरिटी में आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गए क्वालिटी ऑफ गुड आंसर। अब हम जानते हैं कि मिस्टेक्स क्या करते हैं लोग शुरुआत में। मिस्टेक्स क्या करते हैं, देखो, जब कंटेक्स्ट की बात आती है ना, जब कंटेक्स्ट की बात आती है तो कंटेक्स्ट लोग पकड़ने से मना कर देते हैं, कि जो भी उनके दिमाग में चल रहा होता है उसे लिखने की पहले कोशिश करते हैं इंस्टेड ऑफ जो पूछा गया है। ठीक है, कंटेंट लोगों का अच्छे से प्रिपेयर नहीं होता है प्रॉपरली, उनके जो है आर्ग्यूमेंट्स रेडी नहीं है, फैक्ट्स रेडी नहीं है, फ्लो चार्ट रेडी नहीं है। ठीक है, और चलो ये भी ठीक है, सबसे मेन होता है हमारा स्ट्रक्चर। सबसे मेन होता है स्ट्रक्चर। कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको कोई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन अगर मैंने पूछ लिया कि व्हाट इज द रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी क्रिटिकली डिस्कस, लेट्स से इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब मैंने आपसे पूछ लिया और आपको बोल दिया कि आपके पास 5 मिनट है, आप इसमें जो है सोच के मेरे को बताएं क्या लिखेंगे। तो कई लोग कई सारे आर्गुमेंट्स देंगे कि अच्छा रोल है, बुरा रोल है, जो भी रोल है। ठीक है, मोस्टली पॉजिटिव लोग बताएंगे, लेकिन यहाँ पे क्रिटिकली डिस्कस बोला है। क्रिटिकली डिस्कस का मतलब क्या हो गया यहाँ पर?
क्रिटिकली डिस्कस का ये मतलब हो गया कि आप वुमन के पहले तो वो लिखेंगे, एक इंट्रो लिखेंगे, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करना है। वो पार्ट्स क्या क्या होंगे उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो पार्ट्स आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, 1 2 3 4 करके रोल लिख देंगे, ठीक है, लास्ट में कंक्लूजन लिख देंगे, इंट्रो लिख देंगे, ऐसे करेंगे लोग आंसर इसका। अब इस तरीके से अगर आप आंसर करते हो, ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन, अगर ये 10 मार्क्स का है ना, इसमें 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको ढंग से देखो कि रोल ऑफ वुमन इन सोसाइटी बोल रहा है क्रिटिकली डिस्कस, तो पहले तो आप इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है, फिर आप वुमन का रोल लिखेंगे, रोल ऑफ लाइक वुमन, ठीक है, फिर आप इनके जो है डिसएडवांटेज लिखेंगे, लाइक व्हाट इश्यूज दे आर फेसिंग, इश्यूज फेस्ड बाय वुमन, ठीक है। देन यू आर गिविंग सॉल्यूशन फॉर दोज इश्यूज कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। तो इंस्टेड ऑफ 1 पार्ट आप उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 1 2 3। अब आप बताओ कि रोल में अगर आपको मैं बोलूं कि 4 पॉइंट्स लिखने, तो आप 4 पॉइंट्स लिख दोगे। आपको 4 इश्यूज वुमन के पता है। कंटेंट देखो डेवलप भी ना स्ट्रक्चर के साथ होता है। अगर आपने स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से बनाया है तो कंटेंट आपका ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है, क्योंकि कंटेंट आपके माइंड में है, बस आपको वो निकालना है, ठीक है। आपसे मैं सॉल्यूशन पूछूं, सॉल्यूशन बताओ वुमन के, तो उसके भी 4 पॉइंट्स आप बता दोगे मेरे को। लेकिन जब फर्स्ट ग्लांस में आप इस क्वेश्चन को देख रहे थे, तो आप उस फर्स्ट ग्लांस में ये स्ट्रक्चर बना नहीं पा रहे थे प्रॉपरली, ठीक है, ये आपको पता ही नहीं था कि इस स्ट्रक्चर में आंसर लिखना है। तो इसलिए स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शुरू में लर्न करना, ठीक है। फिर बात आती है स्पेस मैनेजमेंट की। स्पेस मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि अगर मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया, तो इसको 2 पेज का अगर ये है, तो उस 2 पेज में मेरे को कैसे लिखना है इसको। जैसे 2 पेज है, इन 2 पेज में मेरे को कैसे लिखना है इसको, कि यहाँ तक तो क्वेश्चन आ गया, फिर इतने में इंट्रोडक्शन आ गया, इतने में हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया रोल, इतने में हमारे इश्यूज आ गए, इतने में हमारे सॉल्यूशन आ गए, इतने में हमारा कंक्लूजन आ गया। ये होता है स्पेस मैनेजमेंट। ये स्पेस मैनेजमेंट लोग नहीं कर पाते। वो रोल लिखेंगे यहाँ से और यहाँ तक रोल लेके आ जाएंगे, फिर वो इश्यूज लिखेंगे, वो छोटे में इश्यूज क्रैम करेंगे, फिर सॉल्यूशंस कोई लोग लिखेंगे नहीं, कंक्लूजन लिख के छोड़ देंगे। तो यहाँ पर उसको जो है 2 से 2.5 नंबर आएंगे, ठीक है। अगर आप स्पेस प्रॉपरली मैनेज कर रहे हो, तो आपके स्पेस मैनेजमेंट के बाद इसमें 3 नंबर बढ़ेंगे। अभी भी 2 नंबर बाकी हैं। 2 नंबर कहाँ बाकी है? अगर मैं रोल आपको लिखने को बोल दूं इतने स्पेस में, तो इतने स्पेस में एक बच्चा जो है ना, वो 3 लाइन का एक रोल लिखेगा, फिर 3 लाइन का एक रोल लिखेगा। तो कई तो पैराग्राफ में ही लिख देंगे, तो पैराग्राफ में तो उसके नंबर ज्यादा नहीं आने वाले। 3 लाइन में लिख दें तो आपने कितने पॉइंट लिखे? 2 पॉइंट लिखे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे 4 पॉइंट लिखने हैं आपको, तो आपके ज्यादा नंबर आएंगे। यहाँ पे 4 पॉइंट लिखने हैं, यहाँ पे 4 पॉइंट लिखने हैं। तो अगर आप 4 पॉइंट इतने छोटे से स्पेस में डालोगे, तो आपका 1 पॉइंट का जो लाइन है, मतलब 1 पॉइंट का जो कंटेंट है, वो 1.5 लाइन का होना चाहिए, मतलब 2 लाइन क्रॉस नहीं करना चाहिए, 1.5 से 2 लाइन। फिर दूसरे में 2 लाइन, फिर तीसरे में 2 लाइन, चौथे में 2 लाइन। अगर 3 लाइन का पॉइंट हुआ, तो आप इस छोटे से स्पेस में रोल को नहीं घुसा सकते। और आपको पता है जो ज्यादा पॉइंट लिखेगा उसके ज्यादा नंबर आएंगे, ठीक है। तो ये आंसर राइटिंग की प्रॉपर एक मेथोडोलॉजी है जो आपको सीखनी है, ठीक है। अब ये कई लोगों को पता होती है, सेकंड अटेम्प्ट तक ये लोगों को पता लग जाती है, लेकिन क्योंकि उनकी हैबिट इतनी गंदी हो चुकी होती है कि वो एक अगर पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो 4 लाइन खींचते हैं, 4 लाइन खाते हैं एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने में। तो वो उस पॉइंट को ना 2 लाइन में नहीं लिख पाते। इसलिए तीसरा चौथा मेंस में भी उस बंदे का मेंस नहीं निकलता है, क्योंकि उसमें ये स्किल अभी तक डेवलप नहीं हुई है कि अगर उसके दिमाग में कोई थॉट है, उस थॉट को 1.5 लाइन में कैसे लिखा जाए। उसके बाद बहुत सारे एग्जांपल्स है, लेकिन स्पेस ही नहीं है लिखने के लिए, वो क्या करेगा, इसलिए मेंस नहीं निकलता है, ठीक है। अब मैं आपको ना ग्रेजुअली कैसे इंप्रूव होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि टॉपर कैसे बिल्ड करते हैं एक आंसर को, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड करते हैं और उसका जो है सॉल्यूशन कैसे बिल्ड करते हैं। अब ये एक एथिक्स का क्वेश्चन ले लो, ठीक है। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अब कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको कैसे डिवाइड करना है, कैसे नहीं करना है। इंट्रो बॉडी लेट से इतने में आनी है, कंक्लूजन इतने में आना है, वो तो लोगों को पता है। वो तो लोगों को पता है कि बॉडी इंट्रो बॉडी कंक्लूजन लिखना है, लेकिन बॉडी में भी कैसे उसको डिवाइड करना है, किन किन पार्ट्स में क्या उसकी सब हेडिंग होनी चाहिए, वो लोगों को नहीं पता है। जैसे अपार्ट फ्रॉम इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस एंड मोरल क्वालिटीज, empathy and compassion are some of the other vital attributes that facilitate civil servants to be more competitive in tackling crucial issues or taking critical decisions, explained with suitable illustrations.
अब यहाँ पे इलस्ट्रेशन से मतलब एग्जांपल देने हैं आपको, ठीक है। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज है, ये पूछ रहा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ एम्पैथी एंड कंपैशन को अंडरस्टैंड किया जाता है, तो ये लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब इंट्रोडक्शन में जो लोग हैं एम्पैथी एंड कंपैशन के बारे में लिखेंगे कि एम्पैथी ये होती है, कंपैशन ये होता है, ठीक है। फिर बॉडी में एम्पैथी कंपैशन को एक्सप्लेन करेंगे, फिर कंक्लूजन लिख देंगे। 90% ऑफ द पीपल विल डू दिस, बट विद दिस यू विल गेट ओनली आउट ऑफ दिस 10 मार्कर यू विल गेट 2.5 to 3 मार्क्स। बहुत अच्छे से आपने लिखे हैं, 10 पॉइंट भी लिखे हैं तो भी इतने मिलेंगे। तो आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से पार्ट्स को आपको प्रॉपर्ली टैकल करना है यहाँ पर। जैसे एम्पैथी कंपैशन, तो ऑब्वियसली कि आप जो है इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि एम्पैथी एंड कंपैशन इज अंडरस्टेटेड, ठीक है, एंड मोर फोकस इज गिवन ऑन इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस एंड मोरल क्वालिटीज, ऑल्दो दे आर रेलेवेंट बट एम्पैथी एंड कंपैशन इज ऑल्सो रेलेवेंट। तो यहाँ एम्पैथी एंड कंपैशन का लिखोगे आप। अब इसके आपने मान लो 6 आर्गुमेंट दिए, लेकिन ये जो इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस है ना और ये मोरल क्वालिटीज है, क्या इसको बिल्कुल दरकिनार कर दोगे, आंसर में दोगे ही नहीं जगह? नहीं, इसको भी जगह देनी है। ऑल्दो आप इसको जो है 3/4 मतलब 2/3 पार्ट में जगह दोगे, सॉरी 1/3 में, 2/3 में आपका ये रहेगा, 1/3 में आपका ये रहेगा, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसको लिखने के बाद एम्पैथी एंड कंपैशन की इंपॉर्टेंस लिखने के बाद आप इसमें ये लिखोगे कि इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस एंड मोरल क्वालिटीज ऑल्सो रेलेवेंट, उसको भी दरकिनार नहीं करना है। 1-2 इसके 3-4 पॉइंट लिख दो, मतलब 1/3 पॉइंट जितनी भी जगह बच रही है उस जगह में 1.5 लाइन के जितने पॉइंट आ सकते हैं लिख दो। फिर आप कंक्लूजन लिखो, कंक्लूजन बैलेंस होना चाहिए, दोनों चीज रिक्वायर्ड है, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है बनाना है ये। और अगर 2 पेज है, इसको कैसे मैनेज करोगे? यहाँ तक आपका क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया। अब जो रोल, ये जो एम्पैथी और जो ये है कंपैशन, इसको अलग लिखोगे, एम्पैथी कंपैशन इधर। फिर 2/3 में आपने ये 2 लिख दिए, फिर 1/3 में आप इसको ये लिखोगे कि इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस एंड मोरल क्वालिटीज, फिर कंक्लूजन लिखोगे। ये स्पेस मैनेजमेंट आपको करना है। और इसमें भी ना एम्पैथी में जैसे आप, कई लोग 1 पॉइंट 2 पॉइंट लिखेंगे, नहीं 3-4 पॉइंट, फिर कंपैशन में 3-4 पॉइंट। अगर जितने एग्जाम्पल हर पॉइंट में आपको एग्जाम्पल आते हैं तो आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। अब लोग एग्जाम्पल भी ना पॉइंट के फॉर्म में लिखते हैं, कहानी पूरी लिखते हैं एग्जाम्पल की, नहीं, एग्जाम्पल बस मेंशन करना है आपको, एग्जामिनर को पता है कि आपने क्या लिखा है, बस आपको पॉइंट आउट करना है वहां पर, ठीक है। आगे आते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि इट इज बिलीव्ड दैट अडेयरेंस टू एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस वुड एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इफ सो, व्हाट डज दिस एथिक्स seek to promote in human life? How do ethical values assist in resolution of conflict faced by him in day-to-day functioning? अब इसमें क्या पूछ रहा है कि इसमें पूछ रहा है कि एथिक्स के लिए बहुत, मतलब एथिकल रहना बहुत जरूरी है ह्यूमन लाइफ के लिए, ठीक है। और क्यों जरूरी है? वो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को अच्छे से काम करने के लिए, मतलब आपकी प्रोफेशनल एथिक्स होनी चाहिए। प्रोफेशनल एथिक्स मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आपको प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए, ठीक है। फिर ये कहते हैं एथिक्स मतलब ह्यूमन लाइफ को अच्छे से प्रमोट करता है। अब एथिक्स की ह्यूमन लाइफ में भी वैल्यू पता होनी चाहिए ह्यूमन लाइफ में। तीसरा ये पूछ रहा है कि रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट 1, 2, 3, ये PYQ है, लास्ट ईयर ही आया है। तो रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अब कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कर रहे हैं हम, तो कॉन्फ्लिक्ट किस में? प्रोफेशनल लाइफ में भी आ सकता है, पर्सनल लाइफ में भी आ सकता है। तो आप इसमें 2 पार्ट कर दो कॉन्फ्लिक्ट में, कि एथिक्स हेल्प्स इन रिजोल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट्स इन प्रोफेशनल लाइफ, इन पर्सनल लाइफ। इस तरीके से आप इसको डिवाइड करो। अब कैसे डिवाइड करोगे? 2 पेज में, ये 2 पेज है आपके पास, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे आपने इंट्रो लिख दिया। पहले पार्ट में आप ये करोगे कि ऑर्गेनाइजेशन में एथिक्स का रोल क्या होता है, कि रोल ऑफ एथिक्स इन ऑर्गेनाइजेशनल एंड सिस्टम्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड सिस्टम्स। तो आप इसमें 4-5 पॉइंट में उसको बोलोगे कि हाँ भाई ये है, एंड रोल ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन लाइफ इन जनरल, ठीक है। ये सेकंड पार्ट है। फिर थर्ड पार्ट इसमें ये है कि हाउ एथिक्स हेल्प्स इन रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इसमें आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट, पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स, देन कंक्लूजन। आप इस तरीके से लिखेंगे। आप बताओ, आपके अगर 10 नंबर का ये सवाल है, 5 नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे? अगर आप इसने रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में लिख के छोड़ दिया, या रोल ऑफ और इसमें लिख के छोड़ दिया आपने नॉर्मल ह्यूमन लाइफ में, या आपने क्या करा कि 4-5 लाइन में आपने थोड़ा एक्सप्लेन किया, फिर एक लंबा सा एग्जाम्पल लिख दिया, उसमें भी नंबर नहीं आने वाले। तो ये लोग मिस्टेक बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। ये GS में भी करते हैं, एथिक्स में भी करते हैं।
तो आपको ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। अब किस तरीके से धीरे धीरे मतलब आप इंप्रूव करते हो, देखो मैंने 3-4 साल में जो आंसर राइटिंग इंप्रूव करी है मैं उसको दिखाता हूँ। ये मेरे 2017 की कॉपी है, ठीक है, जिसमें मेरे 56 आए थे। क्वेश्चन छूटे भी हैं मेरे, क्यों छूटे हैं? क्योंकि 3 घंटे में पूरा नहीं कर पाया था, ठीक है। अब देखो मैं कैसे आंसर लिखता था, जो मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन लिखा, इतना लंबा पॉइंट लिखा, फिर इतना लंबा पॉइंट लिखा, फिर इतना लंबा पॉइंट। पॉइंट कितना होना चाहिए मैंने बताया? 1.5 लाइन का। 1.5 लाइन का होगा तो ज्यादा पॉइंट्स आएंगे। फिर मैंने ना यहाँ पे सब हेडिंग नहीं डाली, नो सब हेडिंग, ठीक है, सब हेडिंग नहीं डाली। यहाँ पर सब हेडिंग डालनी चाहिए, डिवाइड करना चाहिए क्वेश्चन को डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। तो वैसे ही जैसे मैंने बताया था वैसे लिख के छोड़ दिया। फिर भी इसने नंबर दिए, लेकिन आज की डेट में, आज के कंटेक्स्ट में जितना कंपटीशन चल रहा है, इसमें 3 से ज्यादा नंबर नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के मेरे आंसर थे। आप ये देखो कि पैराग्राफ में लिख दिया है, इसमें कुछ डिवाइड नहीं है, पार्ट्स नहीं कर रखे मैंने, नो पार्ट्स, ठीक है, उसमें पॉइंट्स नहीं लिख रखे, एग्जाम्पल नहीं लिख रखे, और मतलब और बहुत ही जनरल तरीके से ये आंसर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ऑल्दो कंटेंट अच्छा है, उसने कंटेंट पे नंबर दिए हैं, लेकिन आज की डेट में अगर इसको कोई यूपीएससी में चेक करेगा क्वेश्चन को, तो इसमें कोई मेरे को 3 से 4 नंबर से ज्यादा नहीं देगा, ठीक है। ये जैसे 2017 की कॉपी थी मेरी, अब ये देखो 2018 की कॉपी में 92 मार्क्स है। कैसे इंप्रूव कर रहा हूं मैं, ये देखो, एक सब डिवाइड कर दिया मैंने यहाँ पर, फिर पॉइंट्स डाल दिए 1 2 3 4, एक यहाँ सब डिवीजन कर दिया, फिर यहाँ पॉइंट डाल दिए 1 2, ठीक है, फिर यहाँ सब डिवीजन कर दिया, यहाँ पॉइंट डाल दिए, ठीक है, फिर कंक्लूजन लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से डिवाइड किया है मैंने। लेकिन यहाँ भी आप देखो प्रेजेंटेशन प्रॉब्लम है कि यहाँ पे पता नहीं लग रहा कि यहाँ पे पार्ट है, तो यहाँ डब्बे में डालना चाहिए था मेरे को, ये सब पार्ट को, इस चीज को डब्बे में डालना चाहिए था, इस चीज को डब्बे में डालना चाहिए था, ताकि एग्जामिनर को क्लियरली पता रहे कि यहाँ पे इसका डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पे देखो कि ये जो है ना, ये तो भींच दिया है मैंने, ये तो थोड़ा बड़ा कर दिया है, तो थोड़ा कंटेक्चुअल है, थोड़ा ये इक्वलेंट होना चाहिए था, थोड़ा आगे पीछे। तो इस तरीके से आंसर चलते हैं हमारे। जैसे ये है, ऑब्जेक्टिव्स दे दिया, फिर इसको वो नहीं करा, प्रॉपरली आउटलाइन नहीं करा, थोड़ा स्पेस नहीं दिया, नंबरिंग नहीं दी, ठीक है, कहीं छोटे पॉइंट्स हो गए, कहीं बड़े पॉइंट्स हो गए, एग्जाम्पल मैंने सारे एक साथ लिख दिए, बल्कि पॉइंट्स के साथ एग्जाम्पल लिखें तो ज्यादा बेटर है, जो भी है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक है, जैसे यहाँ पे फिर से पैराग्राफ में आ गया, तो देयर इज नो कंसिस्टेंसी एट ऑल, कंसिस्टेंसी नहीं है। कि अगर मेरे को ये क्वेश्चन लिखना है, कोई भी क्वेश्चन लिखना है, तो मेरे को पता होना चाहिए इंट्रो कंक्लूजन के बाद बॉडी में मेरे को इसको 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करना है, हर पार्ट में मेरे को कितने पॉइंट लिखने हैं, और उन पॉइंट्स को जो है पेपर में, मतलब जो शीट्स हैं उसमें कैसे फिट करना है, मुझे पहले से पता होना चाहिए। अब ये देखो 2019 में 108 नंबर, यहाँ पे मैंने जितनी भी मिस्टेक्स थी वो सुधारने की कोशिश करी, ठीक है, प्रॉपर, फिर प्रॉपर, फिर प्रॉपर, ठीक है, हर एक में 2 से 3 पॉइंट, हर पॉइंट में 2 से 3 पॉइंट, और हर पॉइंट का जो लेंथ है ना वो उतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ लेंथ है, ठीक है। फिर चौथा पार्ट हो गया, ठीक है, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स, मतलब हर एक में 2 2 3 3 पॉइंट, और पार्ट्स में बहुत अच्छे से डिवाइड किया है। अब इससे क्या हुआ, इससे मेरे नंबर कितने इंप्रूव हो गए आप ये देख सकते हो, ठीक है। जैसे पॉजिटिव्स ले लिया, फिर नेगेटिव्स ले लिया, बहुत अच्छे से मतलब इसको सेग्रीगेट करके लिखा है। लेकिन टॉपर लाइक आंसर क्या होते हैं, ये जो इस साल के टॉपर हैं आदित्य श्रीवास्तव, उनकी कॉपी है, उन्होंने भी ऐसे लिखा है। देखो ये डिवाइड कर दिया सब पार्ट्स में, फिर पॉइंट्स लिख दिए 3 4 5, ठीक है, फिर सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फिर पॉइंट्स लिख दिए 1 2 3 4, ठीक है। तो फिर ये कंक्लूजन, हम कंटेंट पे जा ही नहीं रहे, मैं बस ये बता रहा हूँ आंसर राइटिंग फॉर्मेट होता क्या है, जिस तरीके से आपको लिखना है। कि जैसे ये है, इन्होंने बोला कि जैसे फिर सब डिवाइड कर दिया, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, फिर उस सब डिवीजन के पॉइंट्स लिख दिए, और पॉइंट्स की लेंथ देखो आप, 2 से 3 लाइन, ज्यादा नहीं है, मतलब थोड़ा सा ही स्पेस खा रहा है, इतना बड़ा ही स्पेस खा रहा है एक पॉइंट, इससे ज्यादा नहीं खा रहा है। यहाँ पे देखो कि एक सब पार्ट कर दिया 3 पॉइंट, अब यहाँ पे कोई एक नॉर्मल बंदा 10 पॉइंट लिख देगा, जरूरत ही नहीं है, 3 पॉइंट लिख के छोड़ो ना। क्यों उसने 3 पॉइंट लिखे हैं, क्यों 5 पॉइंट नहीं लिखे? क्या आपको लगता है कि आदित्य श्रीवास्तव को 5 पॉइंट नहीं आते होंगे? आते होंगे, लेकिन उसने 3 पॉइंट इसलिए लिखे हैं क्योंकि अगर वो चौथा पांचवा पॉइंट लिखता तो आगे वाले जो पार्ट्स हैं वो पार्ट्स उसके मिस हो जाते हैं, ठीक है, वो नहीं लिख पाता प्रॉपरली। फिर पॉइंट लिखे, फिर ये खत्म कर दिया, ऐसे ही इसने छोटे छोटे पॉइंट लिखे, एग्जांपल्स डाल दिए, फिर ये खत्म कर दिया, ठीक है।
इस तरीके से आपको इस लेवल पे अपनी आंसर राइटिंग लेके जानी है कि इंट्रोडक्शन का पहले से पता होना चाहिए, पार्ट्स का पहले से पता होना चाहिए, कितने पॉइंट्स लिखने हैं वो पहले से पता होना चाहिए, और कितने मतलब स्पेस में उस पॉइंट जो पार्ट है उसको खत्म करना है वो पता होना चाहिए, कितने स्पेस में पॉइंट को खत्म करना है वो पता होना चाहिए, उस पॉइंट का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए वो पता होना चाहिए। इस तरीके से आप अगर आंसर राइटिंग करते हो माय फ्रेंड, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है, और बहुत जल्दी से इम्प्रूवमेंट कर पाओगे, ठीक है। आप ट्राई करो कि ऐसे ही आंसर लिखो, टॉपर कॉपीज, अच्छे अच्छे जो रैंकर्स हैं उनकी कॉपीज देखो, और उसमें ट्राई टू इम्यूलेट द टॉपर आंसर्स कि वो किस तरीके से कितने स्पेस में लिख रहे हैं। देखो कंटेंट आपका डेवलप हो जाएगा, लोग 99% कंटेंट की चिंता कर रहे हैं, कंटेंट आपका डेवलप हो जाएगा, मान लो मेरी बात, कंटेंट सबका डेवलप हो जाएगा, लेकिन ये जो स्किल है कि किसी भी पॉइंट को 2 लाइन में कैसे लिखना है, और जो पार्ट है उसको अगर 3 पॉइंट लिखने हैं उसके, तो हमें पहले से पता होना चाहिए 3 पॉइंट लिखने हैं, चौथे पॉइंट पे नहीं जाना है। ये स्किल आपको मेंस क्रॉस कराएगी, और ये स्किल डेवलप करने में मेरे को 4 साल लगे थे। मैं आपको बता रहा हूँ ये स्किल शुरू से ही आप धीरे धीरे डेवलप करने की कोशिश करो। थैंक यू ऑल, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।